Assalamu alaikum. Today we discuss the next chapter, that is biochemistry. मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल और एक माइक्रो मॉलिक्यूल। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो फर्दर क्लासीफाई होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। और इस चैप्टर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स को डिस्कस करना है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और प्रोटीन्स जो हैं वो सिर्फ हमें एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करती बल्कि हमारे जो इम्पोर्टेंट मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और बोन्स वगैरह को बनाने में भी हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद ये हमें डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब अगर लिपिड्स की बात करें तो ये मेजर सोर्स है एनर्जी का, और एनर्जी को स्टोर करते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में ये हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ये हेल्प आउट करता है। और विटामिन्स जो हैं वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमारे ज़रूरी होते हैं। अब पहले नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। अमूमन जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और उसका जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं CnH2ON और N ब्रैकेट में। अब हम अमूमन यही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं शुरू से लेकर। अब हमने इसमें थोड़ी सी इन्हांसमेंट करनी है, वो ये है कि अब हम इसकी डिफ़ाइन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एल्डिहाइड और या एंड कीटोन सब यूनिट्स। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल ली हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की, और ग्लूकोज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और फ्रुक्टोज पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन यूनिट्स हैं। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने ली हैं। अब हमने पहले नंबर पे पढ़ा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पहले इतने को समझना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स दोनों के साथ। अब पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में देखें तो ये देखें कितने ज़्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, यानी पॉली मीन्स मैनी, 1 2 3 और 4। अब अगर हम फ्रुक्टोज में देखें पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन में तो वहाँ पर भी कितने हैं? 1 2 3 4। वहाँ पर भी कितने? 4 ग्रुप्स हैं। इट मीन्स कि पहले हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। अब क्या है, इतना हमें समझ आ गई कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। अब ये दोनों में से अगर कोई भी एक हाइड्रोलिसिस करता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमें क्या देगा? एल्डिहाइड। या तो ये हमें एल्डिहाइड देगा और या फिर ये हमें कीटोन सब यूनिट्स देगा, या ये दोनों देगा हमें, क्योंकि हमने अपनी डेफिनेशन में ही लिख दिया है और एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइड और एंड कीटोन सब यूनिट्स। अब हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हमें ये कैसे देगा। सेकेंड ईयर में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर ये फर्दर फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये वाला फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट GAP और DAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कन्वर्ट हो रहा था। अब यहाँ पर इंजाइमेटिक कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन था वो फर्दर रिकन्वर्ट हो रहा था GAP में। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनी हैं, एक एल्डिहाइड की और दूसरी कीटोन की। GAP जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्डिहाइड की है 3 फॉस्फेट, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो कीटोन की प्रोडक्ट है। अब ये हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिल गई जो कि ये इस डेफिनेशन को फुलफिल करती हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एल्डिहाइड एंड कीटोन सब यूनिट्स। यहाँ पर हमने वो कंडीशंस अप्लाई की थी जिससे हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल गई। अगर हम कोई ऐसा एंजाइम यहाँ पर डालते हैं जिसकी वजह से सिर्फ या तो हमें कीटोन की प्रोडक्ट मिले या एल्डिहाइड की प्रोडक्ट मिले, तो फिर हम इस डेफिनेशन को यूँ लिखते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एल्डिहाइड, और या तो हमें वो दोनों प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन की कोई एक प्रोडक्ट देगा, या तो फिर हमें वो दोनों प्रोडक्ट देगा, जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में देखा जहाँ पर वो हमें GAP और DAP दोनों दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुई?
ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये हमारे पास इस तरह प्रोडक्ट्स बन रही हैं और हम इसे फिर यूँ पढ़ेंगे विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स एल्डिहाइड और एंड कीटोन सब यूनिट्स। इस तरह ये हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो बनता कैसे है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और वो कैसे बनता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और क्लोरोफिल, तो हमारे पास एक ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनते हैं और इस तरह हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 3 टाइप्स में क्लासीफाई होता है। फर्स्ट इज़ द मोनोसेक्राइड, सेकंड इज़ ओलिगोसेक्राइड एंड थर्ड इज़ पॉलीसेक्राइड। अगर हम मोनोसेक्राइड की बात करें तो मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। इनमें जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो 3 to 9 है। और ये क्लासीफाई कैसे होती हैं, जितने इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एटम्स होते हैं ना, उनका नंबर होता है, उनकी बेस पे ये क्लासीफाई होती है। और इनका जो इम्पोर्टेंट मोनोसेक्राइड है ना वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, हेक्सोसिस। और ग्लूकोज हमने फर्स्ट में ही देख लिया था कि वो क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोनोसेक्राइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये सोलेबल होते हैं वाटर में और उनका स्वीट टेस्ट होता है। ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ये रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ये क्लासीफाई होता है ट्रायोसिस में, टेट्रोसिस में, पेंटोसिस में, हेक्सोसिस में, हेप्टोसिस में, और इसी तरह ये सोन चलता रहता है 3 to 9 कार्बन एटम्स तक। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड के बारे में हम नेक्स्ट एक वीडियो बना लेंगे जिसमें इसकी ये क्लासिफिकेशन ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस को हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम ओलिगोसेक्राइड के बारे में बात करते हैं। ओलिगोसेक्राइड 2 से 9 यूनिट्स देता है मोनोसेक्राइड के। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डिपेंड किस पे करता है, कितने ये यूनिट्स जो है हाइड्रोलिसिस के बिना पर बना रहा है। अगर तो 2 बनाएगा तो उसे हम डाइसेक्राइड कहेंगे, अगर 3 बनाएगा तो ट्राइसेक्राइड, और अगर 4 बनाएगा तो दैन इट इज़ टेट्रासेक्राइड। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड है वो सुक्रोज है। और वो बनता कैसे है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सुक्रोज का मॉलिक्यूल, जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। यहाँ जब एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में उनकी हाइड्रोलिसिस हुई है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से डीजनरेट हुआ है या कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ है, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल बना है जो कि एक डाइसेक्राइड है। उसके बाद लैक्टोज और माल्टोज भी डाइसेक्राइड हैं। इसमें एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब आपस में इनकी हाइड्रोलिसिस हुई है तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। और हमारे पास एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल बन गया जो कि एक डाइसेक्राइड है। सेम एज द प्रोसेस हेल्ड इन माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज are hydrolyzed and one molecule of water is dehydrated and condensation process occur. That's why maltose is formed, that is a purely disaccharide molecule. अब अगर हम ओलिगोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और बहुत इजीली सोलेबल होते हैं वाटर में, और ये भी स्वीट टेस्ट होता है इनका भी। और ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं, दे मे बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट पॉलीसेक्राइड सोर्सेज और यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।